फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषता और आलोचना के बारे में हम लोग देख लिए थे। भारतीय संविधान के मूल तत्वों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। और आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। नागरिकता जो संविधान द्वारा प्रदान की गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है उसमें, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, इसलिए मैं उसको स्किप कर गया, उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर उसका भी वीडियो चाहिए रहेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं बना दूंगा उसका वीडियो, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ से सिर्फ नागरिकता से जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि नागरिकता कौन से भाग में दिया गया है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। बस, और इससे ज़्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चन और नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसमें वीडियो बनाना मेरे को वेस्टिंग ऑफ टाइम लगा, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं मौलिक अधिकार के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि मौलिक अधिकार क्या है, कौन कौन से मौलिक अधिकार जो है वो हमको दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मौलिक अधिकारों के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन जो है वो किया गया है, ठीक है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, ठीक है। मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है? तो मूल अधिकारों को लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों के बारे में जितना विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है, उससे कहीं ज्यादा विस्तृत वर्णन हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 को अर्थात मूल अधिकारों से संबंधित जो भाग है उस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र, ठीक है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो विशेष तौर पे याद रखना है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है, तो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है या फिर तात्पर्य है वो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि ट्रू है या फॉल्स है करके। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है या जो तात्पर्य है वो क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार में प्रावधान दिए गए हैं उनका उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना, ना कि किसी व्यक्ति की सरकार बनाना। मतलब हमारे देश में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है, कानून की सरकार बनाना। मतलब हमारे देश का जो शासन है वो कानून के तहत चलाया जाए, किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं। किसी व्यक्ति के अनुसार अगर कोई शासन चलाया जाता है तो उसे तानाशाही कहा जाता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है वो तानाशाही शासन पर रोक लगाता है और कानून के शासन की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि भारतीय संविधान ने कितने मौलिक अधिकार दिए हैं। तो भारतीय संविधान ने वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दे रखा है, ठीक है। वर्तमान में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इनमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 के तहत दिया गया था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाने का रीजन क्या था संपत्ति के अधिकार को, कि वो बहुत विवादित अधिकार था, ठीक है। मतलब कुछ भी सरकार को कोई जमीन अधिग्रहित करना है और कुछ करना है तो उससे संबंधित कुछ भी चीज होता था, रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अगर कोई संपत्ति अधिग्रहित किया जाता तो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो जाता था, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा विवादित था वो कानून, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान ने हमको 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। समता के अधिकार का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद जो दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार हमको भारतीय संविधान देता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णन किया गया है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमको प्रदान करता है भारतीय संविधान, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है और उनका वर्णन है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। ठीक है। अब हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष देश है, इसीलिए भारत के लोगों को धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। ठीक है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ना वो अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है। अल्पसंख्यकों के बारे में मैं बात करूंगा कि किस किस समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, कैसे है। ठीक है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए है विशेषता, क्योंकि जो बहुसंख्यक है उनकी संस्कृति, उनकी जो भाषा वगैरह है वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो अल्पसंख्यक है उनकी संस्कृति, उनकी भाषा जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को ही दिया गया है। और इसके बाद था यहीं पे अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद अब वर्तमान में जो दिया गया है छठवां और लास्ट मूल अधिकार वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। ये होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार दिए क्यों गए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार क्यों दिए जाते हैं। देखिए ये अधिकार जो होते हैं ना ये मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन अधिकारों के बिना मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से पूरा विस्तृत एक ब्रॉड माइंडेड जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मौलिक अधिकार दिए गए। अब इनको मूल अधिकार क्यों कहा गया, क्योंकि इनको संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। इनको मूल अधिकार कहने का मैं आपको दो रीजन बता रहा हूं। एक तो मनुष्य के जो व्यक्ति हैं उनके चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है ये अधिकार, इसलिए मूल अधिकार कहा गया है। और दूसरा ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमको दिखाई दे रहा है ना, ये हम इसको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। मूल अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है और इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है। हालांकि ये स्थायी नहीं है। ठीक है। हालांकि ये स्थायी नहीं है, इनमें संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन वो जो संशोधन है ना वो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत नहीं होना चाहिए। तो मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये चिर स्थायी है, जो दे दिए गए हैं वो दे दिए गए हैं, उनमें कभी संशोधन नहीं हो सकता। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, संसद उनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के विशेष संशोधन की प्रक्रिया को फॉलो करके और संविधान के मूल ढांचे में बिना कोई परिवर्तन किए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी मूल अधिकार हैं जिनमें किसी भी हद में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि किसी भी हालत में उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसमें आता है अनुच्छेद 21। ठीक है। उसमें सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अनुच्छेद 21 में किसी भी हालत में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। हालांकि उसमें कुछ फंडामेंटल चीजें ऐड की जा सकती हैं, जिससे अनुच्छेद 21A बनाया गया, कुछ चीज नया चीज ऐड किया जा सकता है, लेकिन वहां से उसको निकाला नहीं जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो बात का बात है, लेकिन ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो संवैधानिक जो मूल अधिकार हमको प्राप्त हैं, देखिए ये प्राकृतिक मूल अधिकार नहीं है कि प्राकृतिक रूप से जो अधिकार मिले हुए रहते हैं या नैसर्गिक अधिकार जिनको बोलते हैं वो अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान के द्वारा प्रदत्त है। इन अधिकारों के अलावा और कोई भी अधिकार जो है वो संविधान में या हमारे देश में मान्य नहीं होता है। ठीक है। और संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मूल अधिकार आपको हमेशा प्राप्त ही रहेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जहां पे मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। जैसे आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन दो अधिकार ऐसे हैं जिनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। हम यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये जो दो अधिकार ऐसे हैं जिनको कभी भी निलंबित
नहीं किया जा सकता। बाकी के जो मूल अधिकार हैं उनको आपात स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम जब संविधान संशोधन और अधिकारों के निलंबन के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल से इनके बारे में समझ लेंगे कि कब कौन से अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं, ये कैसे प्रदान किए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है। ठीक है, चलिए समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक ये संविधान में वर्णित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है सभी लोगों के लिए समान कानून बनाएगा तथा सभी व्यक्तियों को, राज्य के सभी निवासियों को या जो विदेश से भी आए हुए हैं उनको भी कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। किसी के लिए कम या किसी के लिए ज्यादा जो है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म या उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा जैसे बाकी लोगों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो धर्म नस्ल के हिसाब से भी जो भेदभाव किया जाता था उसका भी क्या कर दिया गया है, यहाँ पे प्रतिषेध कर दिया गया है। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य में उपस्थित जितने या राज्य के जितने निवासी हैं उन सभी को लोक नियोजन में अवसरों की समानता प्रदान की जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को कम अवसर प्रदान किया जाए, किसी को ज्यादा अवसर प्रदान किया जाए। हालांकि यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 16 में ही यह व्यवस्था कर दी गई है कि राज्य यदि चाहे तो पिछड़े वर्गों और जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनको ज्यादा अवसर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जितना ब्रैकेट लग जाता है ना, ये पूरा ये जो मेन उद्देश्य रहते हैं उनका ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा के। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता मूल संविधान के द्वारा दिया गया है, लेकिन यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि राज्य यदि चाहे तो विशेष पिछड़े हुए जो लोग हैं, ठीक है, पिछड़े हुए कहना सही है कि गलत नहीं जानता मैं, ठीक है, तो जो विशेष पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या कर सकती है, अवसरों में अवसर जो है वो ज्यादा अवसर उनको प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा छुआछूत की भावना वगैरह थी कि एक दूसरे को टच नहीं करते थे, तो संविधान में उस अस्पृश्यता का भी अंत कर दिया गया है। आप अगर वर्तमान में किसी के साथ छुआछूत मानते हैं कि ये अछूत है, इसको नहीं छूना चाहिए, तो आप उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और आपको सजा हो सकती है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत भी कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों की समाप्ति। मतलब पहले क्या, जैसे गौटिया एक उपाधि हुआ करती थी, ठीक है, गौटिया, पटेल, ये सब उपाधि हुआ करते थे, ठीक है, पोस्ट हुआ करते थे, तो उन सभी को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में शिक्षा की उपाधि और सैन्य उपाधि, ठीक है, मतलब आप स्नातक हैं, आप परा स्नातक हैं, आप पीएचडी होल्डर हैं, ये उपाधि आपकी हो सकती है, या सेना में आप सूबेदार हैं या कर्नल हैं या फिर जनरल साहब है, जो भी हैं आप, है ना, तो उनकी उपाधियां आपके पास हो सकती है, ये उपाधियां आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोई अन्य और उपाधि धारण नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ चीजें और है, जैसे विदेशों से कुछ उपाधियां दी जाती हैं, तो भारतीय नागरिक बिना राष्ट्रपति के अनुमति के विदेशों से कोई भी उपाधि या कोई भी सम्मान ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा भारत में रह रहे ऐसे विदेशी नागरिक जो भारत में नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो भी विदेशों से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है समानता का अधिकार। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। देखिए, वर्तमान में भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले 7 प्रकार की जाती थी। इसमें भी संपत्ति संग्रहण करने की स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत तो संपत्ति संग्रहण करने की जो स्वतंत्रता है उसको
यहां से हटा दिया गया है। अब वर्तमान में अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपने मन की बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो सम्मेलन शांतिपूर्वक सम्मेलन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उपद्रव कर रहे हैं, ऐसा सम्मेलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संघ जो है वो आपका कहना चाहिए बिना हथियार के संघ बनाने का है ना, मतलब आपके संघ में हथियार नहीं होने चाहिए, अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए, तो बिना हथियारों के संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 देता है। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी निर्बाध भ्रमण करने की, कहीं भी घूमने का स्वतंत्रता जो है वो आपको अनुच्छेद 19 देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में 5वीं तरीके की जो स्वतंत्रता है वो है पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। देखिए, ये इनमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मैं रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी बताऊंगा। तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता जो है वो प्रदान करता है, और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 जो है वो प्रदान करता है। दोस्त, ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम जमाने के लिए भी दे दिया जाता है, तो ये पूरा आपको क्रम से याद होना चाहिए। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा तो वो सम्मेलन कर सकता है, भाई बोल के ही सम्मेलन किया जाता है, कि सम्मेलन में बोला जाता है। अब जब सम्मेलन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि संघ बन जाएगा। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये एक लाइन से हो गया। अब उसके बाद संघ का प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब करना है आपको तो आप भारत में कहीं पे भी घूम सकते हो। ठीक है, अब घूम रहे हो तो आप कहीं पे निवास भी कर सकते हो। अब निवास करोगे तो वहां कमाना खाना भी पड़ेगा, तो आप कोई भी व्यापार जो है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्रम से आपको याद होना चाहिए। देखिए, इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? बोलने की स्वतंत्रता में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप देश के विरोध में नहीं बोल सकते, आप ऐसे बातें नहीं बोल सकते जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है, तो ये बोलने की स्वतंत्रता में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। इसके बाद सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन शांतिपूर्वक करना है, उपद्रव नहीं करना है ना। संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो वही बिना हथियार के बनाना है, हथियार नहीं होने चाहिए। निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता, तो निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे छत्तीसगढ़ में ही अबूझमाड़ के कुछ एरिया ऐसे थे, अभी तो वर्तमान में उनको फ्री कर दिया गया है, लेकिन पहले कुछ एरिया ऐसे थे जहां पे आप सरकार के बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते थे। अंडमान निकोबार के कुछ एरिया हैं जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, वो अभी भी अपनी पुरातन सभ्यता में जीवित रहते हैं, उनको वर्तमान की आधुनिक जो सभ्यता है उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो वहां पे भी, और अगर आधुनिक लोग वहां पे चले गए ना तो वो उनको मार के खा जाते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, पिछले साल एक अमेरिका का जो नागरिक है वो अंडमान निकोबार के उस द्वीप समूह में चला गया जहां पे ऐसे आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासियों ने उसको मार दिया, वो वापस लौट के नहीं आया। ठीक है, तो वहां पे जाने की, मतलब जो आदिवासी संस्कृति है, या कहना चाहिए कि जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है आदिवासियों की वजह से, उस संस्कृति में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो वहां पे आप निर्बाध भ्रमण नहीं कर सकते, वहां पे रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता तो है। ठीक है, कुछ विशेष राज्य जो थे पहले, जैसे जम्मू कश्मीर में आप परमानेंट निवासी नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो लेकिन अब वर्तमान में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है ना। अच्छा, निर्बाध भ्रमण में एक रेस्ट्रिक्शन और है कि कोई भी जो अपराधी है या जो वेश्यावृत्ति में जो है महिला, वो निर्बाध भ्रमण नहीं कर सकती, या कोई अपराधी जो है वो निर्बाध भ्रमण नहीं कर सकता। ठीक है, और एक उसके बाद है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, तो इसको तो मैं बता दिया आपको, पहले नहीं था जम्मू कश्मीर में, आप रह सकते हैं। कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, तो कोई भी व्यापार में आप जो लीगल है, जैसे आप नशे का व्यापार नहीं कर सकते, है ना, हथियार का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा आप कोई दूसरे व्यापार कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया अनुच्छेद 19। उसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई अपराधी है, उस पर दोष सिद्ध हो जाता है, तो एक दोष के लिए उसे एक बार ही सजा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दोष का एक ठो गलती कर दिया, उसके लिए बार बार सजा दे रहे हैं उसको, जब मर्जी तब सजा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, आप एक बार गलती किया तो आप उसको एक बार ही सजा दे सकते हैं। दूसरा ये है इसके तहत कि वर्तमान में जो कानून है
वर्तमान में जी, जब वो गुनाह कर रहा था, जब वो दोष कर रहा था, उस समय जो कानून था उसी के हिसाब से उसको सजा मिलेगी, ना तो उससे पहले के कानून के हिसाब से, ना उसके बाद के कानून के हिसाब से। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले किसी ने चोरी किया था, तो उस समय जो चोरी की सजा थी उसको उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। वर्तमान में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उससे पहले क्या था उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और तीसरा इसमें जो संरक्षण मिलता है अपराधों की दोष सिद्धि के लिए, उसमें यह है कि कोई भी इंसान आपको अदालत में अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक, तो ये अपराधों के दोष सिद्धि के लिए संरक्षण है। इसके बाद है अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं ना, दोनों अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपातकाल में भी स्थगित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी और प्रक्रिया के द्वारा आपके को मारा नहीं जा सकता। आपको जिंदा रहना है, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो विधि के द्वारा ही आपसे छीना जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं छीना जा सकता। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता हो गया। इसी अनुच्छेद के हिसाब से राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह लोगों को क्या करे, शुद्ध जलवायु, मतलब शुद्ध पानी और शुद्ध वायु प्रदान करे। और शुद्ध वायु शुद्ध जल प्रदान करने के लिए प्रदूषण को रोकना जरूरी है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए इसी अनुच्छेद के तहत 2010 में एनजीटी का गठन किया गया है ना, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन अनुच्छेद 21 के तहत 2010 में किया गया। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 21 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ये उनका अधिकार है। और अगर नहीं दिया जाएगा तो जो नहीं दे रहा है उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के, ये देखिए, ये पहले जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, पहले नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 49 के अधीन आता था, लेकिन इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 21(1) में डाल दिया गया। ठीक है, और इसको भी आपातकाल के दौरान निरस्त नहीं किया जा सकता, उस काल में भी बच्चों को शिक्षा देना ही है। ठीक है, और अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निरोध मतलब क्या होता है कि किसी को अपराध करने से रोकना। ठीक है, उसको निरोध बोलेंगे। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में कुछ यहाँ पे जैसे क्या होता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी इंसान आपको आपके बिना कारण बताए आपकी मर्जी के खिलाफ कैद करके नहीं रख सकता। ठीक है, ये उपबंध ये करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने, कोई भी है वो, चाहे भारतीय अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, जो भी हो, अगर बिना कारण बताए आपको कैद कर लिया है तो उसको आपको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा चीज है कि आपको गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और तीसरा यहाँ पे प्रावधान है कि जो बंदी व्यक्ति है उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये तो था समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार मतलब मानव की तस्करी नहीं की जा सकती। ठीक है, कई बार हमको देखने सुनने को मिलता है कि कुछ लोग कमाने वगैरह के लिए गए हैं बाहर, फिर वापस नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको या तो उठा के कहीं इधर से सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और कुछ तो उस तरीके से मानव की तस्करी नहीं की जा सकती, वो प्रतिबंधित है। और बलात्श्रम पर प्रतिषेध मतलब आप किसी को बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख सकते, किसी से बेगारी नहीं ले सकते। अगर सामने वाला आपका काम नहीं करना चाहता तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं कि तेरे को काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बलात्श्रम पर भी क्या कर दिया गया है, प्रतिषेध कर दिया गया है।
क्योंकि ये तो शोषण ही है ना भाई, आप किसी को उठा के बेच दिए उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी मर्जी के खिलाफ आप उससे काम करा रहे तो शोषण ही है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है, ये विषय से आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बाल श्रम का निषेध किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 24 के तहत। इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते, हार्ड वर्क नहीं करा सकते। हालांकि इसमें कुछ छूट दिया जाता है कि बच्चा अपने घर के लिए तो काम कर सकता है, मतलब अपने घर में अगर कुछ काम, जैसे घर के लोग बाड़ी उगा के रखे हैं तो बच्चा उस बाड़ी में काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए घंटा निर्धारित है कि 4 से 5 घंटा वो दिन में काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो बाल श्रम का निषेध जो है अनुच्छेद 24 के अधीन दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और ये अपने यहाँ के लोगों को धर्म के लिए भी कुछ विशेष अधिकार देता है। जैसे अनुच्छेद 25 के तहत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने अंतःकरण के हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है, ये अधिकार उसे देता है अनुच्छेद 25 के जो है वो। ठीक है, इसके बाद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलती है हमको अनुच्छेद 26 के तहत। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि कोई भी भारत का निवासी अपने मुताबिक धर्म को मान सकता है और उस धर्म से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है और उनका प्रबंधन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करने और उनके प्रबंधन करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 जो है भारतीय लोगों को धार्मिक करों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, मतलब राज्य भारत के निवासियों पर कोई भी ऐसा कर नहीं लगा सकता जिससे किसी एक विशेष धर्म का को प्रोत्साहित किया जा सके। मतलब आपसे जो लिया जाने वाला कर है वो किसी भी धर्म के प्रोत्साहन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, वह सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, या फिर आपको धार्मिक कर जो है वो नहीं देना है। ठीक है, सरकार आपसे धार्मिक कर नहीं ले सकती। ये जो उन्मुक्ति प्रदान की गई है यह अनुच्छेद 27 के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 28 में ये किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित कोई भी अगर शिक्षण संस्थान है तो उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती कि आप सरकारी स्कूलों में या किन्हीं भी स्कूलों में शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है ना, तो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ठीक है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन देखिए हमारे देश की दुर्दशा देखिए। ठीक है, आज तक हमारे देश में संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या होने तक उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा, कितने प्रतिशत बाद अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इसमें कोई सुधार नहीं है। बस बोल दिया गया है कि ये लोग अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक हैं, चाहे उनकी जनसंख्या हमारी कुल जनसंख्या का 25% 30% हो गया, फिर भी अल्पसंख्यक है। ठीक है, मतलब 100 में 30 विशेष प्रजाति के हैं फिर भी उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा, तो ये बड़ा दुखदायी बात है। और हमारे देश में अभी मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, ठीक है, इनको अल्पसंख्यक माना जाता है, जिसमें से कुछ तो सही में अल्पसंख्यक हैं, कुल जनसंख्या का 1 से 2% है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 30% तक हो गए हैं, जैसे कि मुस्लिम। ठीक है, हमारे देश में मुसलमान जो है वो 30% तक हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। ठीक है, तो माना जाता है तो माना जाता है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए ही है और ये हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को ही देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मतलब अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने जो धार्मिक आचार विचार हैं उनको क्या कर सकता है, वो संरक्षित कर सकता है। ठीक है, मतलब वे अपनी भाषा में अपने तरीकों से शिक्षा दे सकते हैं, अपने क्या बोलना चाहिए, भाषाओं को संरक्षित, अपने संस्कृति को संरक्षित रख सकता है और
सरकार जो है या कोई भी लोक नियोजन या फिर कोई भी संस्था जो है इन अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उनके हितों का संरक्षण यहाँ पे संरक्षण करने का जो प्रावधान है वो संविधान करता है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, मतलब जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को प्रसारने के लिए, ठीक है, क्या कर सकता है, शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकता है। और उसी के तहत मदरसे वगैरह जो है वो स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, मदरसे या मिशनरीज स्कूल में जो प्रेयर वगैरह स्पेशली कराया जाता है अपने संस्था को, मतलब अपने क्या कहना चाहिए, धर्म को बचाने के लिए। ठीक है, तो उस चीज का अधिकार जो है उनको हमारा संविधान ही प्रदान करता है। ठीक है, और वो कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे विवाद चलते हैं कि इनको बंद कर देना चाहिए और कुछ करना चाहिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए उनके साथ। ठीक है, चलने देना चाहिए कि नहीं चलने देना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अल्पसंख्यक की परिभाषा निर्धारित कर देनी चाहिए। ठीक है, अल्पसंख्यक की परिभाषित कर देना चाहिए कि कितने प्रतिशत जनसंख्या तक अल्पसंख्यक हम बोल सकते हैं। ठीक है, बस ये करना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ये अंतिम है, सबसे आखिरी जो अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब ये है कि मान लीजिए कि सरकार की किन्हीं नीतियों की वजह से आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। आपके पास ये अधिकार है कि सरकार की जिस नीति की वजह से आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आप उस नीति को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, और अगर वो सही पाई जाती है तो उच्चतम न्यायालय आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण करेगा। ठीक है, तो ये अधिकार हमको देता है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में, सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उच्चतम न्यायालय जाना चाहिए तो आप सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय ही जा सकते हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। अब उच्चतम न्यायालय जो मौलिक अधिकार है उसे लागू कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वो रिट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है। तो इन 5 रिट्स के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अभी हम ये सिर्फ मौलिक अधिकारों तक ही इसको सीमित रखते हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।